हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आप लोग का अरस्तु टॉपिक चल रहा था, तो अरस्तु के बारे में मैंने 3-4 वीडियो भेज दी हैं, तो वो सारा आप लोग तैयार कर लेना। तो अरस्तु अभी आपका, जैसे प्लेटो आपने पढ़ा था वैसे ही अरस्तु का भी काफ़ी विस्तृत इनके मत हैं, विचार हैं। तो अभी इनके तो जो अरस्तु के मत और विचार हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम बस सौंदर्य और कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग का अरस्तु स्टार्ट हो गया था काफ़ी टाइम पहले, तो इन्होंने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया था, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया था मैंने अनुकरण के सिद्धांत के बारे में। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और अरस्तु के क्या और मत थे, क्या और विचार थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ, देन फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो अरस्तु जो थे उन्होंने 3 रूप बताए थे कला के अनुकरण के। तो कला के अनुकरण के जो 3 रूप थे वो प्रतीयमान रूप था, और संभाव्य रूप था आपका सेकंड, और थर्ड था आपका आदर्श रूप। तो ये तीनों रूप आपको मैंने बताए थे। तो जो प्रतीयमान रूप था तो बताया था कि जैसे कलाकार को प्रतीति होती है, संभाव्य रूप जैसे वह हो सकती है, आदर्श रूप जैसे उसे होनी चाहिए। तो ये 3 रूप मैंने आप लोग को बताया हुआ था। तो जो अरस्तु हैं उन्होंने स्पष्ट किया हुआ था कि अरस्तु का अनुकरण भावात्मक और कल्पनात्मक पुनः सृजन है। तो जो कलाएं होती हैं वो क्या है, अरस्तु का अनुकरण का जो सिद्धांत है वो मानते थे कि भावात्मक और कल्पनात्मक या फिर पुनः सृजन है। मतलब जो हम इमेजिन करके बनाते हैं खुद से दोबारा से, तो उन्होंने कला के अनुकरण को कल्पना या पुनः सृजन या भावात्मक, जो अपने इमोशंस को दिखाते हैं पेंटिंग्स के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ों द्वारा, तो वो जो है भावात्मक, कल्पनात्मक या पुनः सृजन कलाओं को जो अनुकरण है उनको बताया हुआ था। कला जीवन की प्रतिलिपि है, न व्यर्थ की अनुकृति। कला में कल्पना जगत भी निहित होता है। अब ये बताते हैं कि कला जो है वो जीवन की प्रतिलिपि है, मतलब कलाएं जो निकलती हैं वो जीवन से ही तो निकलती हैं। जो हम चीज़ें देखते हैं अपने लाइफ में वही चीज़ें कॉपी करके बनाते हैं, तो वो न यथार्थ की अनुकृति, तो जो रियल में है उसकी अनुकृति नहीं है वो, और कल्पना जगत में निहित होता है। तो हम इमेजिन करके सारी चीज़ें किसी कॉपी पे उसको उतारते हैं, भौतिक रूप देते हैं। कलाकार वह है जो यथार्थ के अस्त व्यस्त जगत से कल्पना के व्यवस्थित जगत का निर्माण करता है। आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताया था कि जैसे जो चीज़ें वो यथार्थ में देख रहा है, अगर उसको वो अस्त व्यस्त लगती हैं तो उसको इमेजिन करके वो व्यवस्थित जगत का एक निर्माण करता है। कलाकार जो है वो अपने इमेजिन द्वारा, अपने कल्पनाओं द्वारा उसको व्यवस्थित जगत का निर्माण करता है। इसमें स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो जो हमारे भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। अरस्तु ने अनुकरण के आधार पर कला का वर्गीकरण किया है। यह प्लेटो के समान उल्टा वर्गीकरण है। तो अरस्तु का जो अनुकरण के आधार पर कलाएं बताई हैं, वर्गीकरण किया है कलाओं का, तो वो जो प्लेटो के समान था, मतलब अरस्तु प्लेटो के समान नहीं था, वो बिल्कुल उसका वर्गीकरण उल्टा है। जो प्लेटो ने दिया हुआ है उसका उल्टा अरस्तु का है। प्लेटो ने कला को उपयोगी और अनुकरणशील कलाओं में बांटा और उपयोगी कला को बेहतर माना। तो आप लोग को बताया था ना कि प्लेटो ने जो है वो उपयोगी कला को श्रेष्ठ माना हुआ है। अनुकरण, जो कलाएं अनुकरण होती हैं उसको उन्होंने श्रेष्ठतम महत्व तो नहीं दिया था, तो ये प्लेटो ने माना था। बल्कि जो अरस्तु ने कलाओं को अनुकरणमयी और उपयोगी बताया, अनुकरणात्मक कलाओं को श्रेष्ठ माना है। बल्कि जो अरस्तु हैं वो किसको, अनुकरणात्मक जो कलाएं हैं उनको श्रेष्ठ मानते हैं, जो देख के बनाई गई हैं वो भी उपयोग में आती है, ऐसा अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु के अनुकरण के आधार पर कला वर्गीकरण के 3 रूप हैं। तो जो कलाओं के अनुकरण के आधार पर कलाओं के वर्गीकरण किए थे अरस्तु ने, तो उनके 3 रूप बताए थे। तो वो आपका मैंने लास्ट वीडियो में इतना बताया था कि 3 रूप उसके बताए हैं और बाकी का नहीं बताया था। तो चलिए देखते हैं कौन से 3 रूप अरस्तु ने बताए हुए हैं। फर्स्ट है आपका विषय वस्तु, सेकंड है आपका माध्यम, थर्ड है आपका शैली। तो ये 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है अनुकरण के आधार पर कलाओं को। अब देखते हैं आगे क्या है। विशेष वस्तु के आधार पर कला के 2 भेद माने, उपयोगी कला और ललित कला। तो इन्होंने जो है सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से कला के 2 भेद माने, 2 भाग माने हैं, पार्ट माने हैं। कौन कौन से, उपयोगी कला एवं ललित कला। जब अनुकरण केवल बाहरी हो, साथ ही जीवन में वह बहुत उपयोगी भी हो, तब वह शिल्प कला कहलाती है, जैसे बढ़ई का काम या वास्तुकला। अब देखो, जब अनुकरण केवल बाहरी हो, मतलब हमारे भाव, हमारे मन की स्थिति के ना हो, सिर्फ बाहरी हो, भौतिक रूप हो, जो जीवन में उपयोगी भी हो,
वह क्या कहलाती है ऐसी कलाएं? शिल्प कला या फिर वास्तुकला। अब देखिए शिल्प कला कैसी, जैसे बढ़ई का काम जो हमारे जीवन में उपयोगी भी होता है, जो हम बाहर से देखते भी हैं, तो ऐसी कला को शिल्प कला कहते हैं। और जैसे बढ़ई का काम, जैसे वो फर्नीचर की चीज़ें बनाता है, या वास्तुकला, ये जैसे हमारे घर बनते हैं। ललित कला में आंतरिक भाव का अनुकरण होता है, जैसे चित्र, काव्य, संगीत, नाट्य आदि। अब देखिए जैसे ये तो बाह्य कला आपको बताया, शिल्प कला जैसे बढ़ई का काम। अब ललित कलाओं में क्या होता है, फाइन आर्ट्स में क्या होता है, इसमें आंतरिक भाव का अनुकरण होता है, जो हम मन में सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, जो हम बुद्धि द्वारा सोचते हैं, उसका अनुकरण होता है। तो हमारे मन की भावनाओं का अनुकरण, आंतरिक भाव जो होते हैं उनका अनुकरण होता है, जैसे चित्र हो गया, काव्य हो गया, संगीत हो गया, नाट्य हो गया। अब जैसे आप कोई चित्र बनाते हो, कोई लेआउट बनाते हो अपने चित्र से रिलेटेड, तो अपने मन की भावनाओं को, जो आपके अंदर आंतरिक भावनाएं चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप चित्रों के द्वारा दिखा सकते हैं। काव्य में भी सेम यही है, संगीत में भी सेम यही है कि आपकी फीलिंग उसमें एक्सप्रेस होती हैं, जो आपके आंतरिक भाव होते हैं, वो सारी चीज़ें इन ललित कलाओं में दिखाई जाती हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। अरस्तु का कहना था कि अनुकरण जितना सूक्ष्म होगा उतना ही उत्कृष्ट होगा। अब देखिए जो अरस्तु थे वो क्या कहते थे कि हम अनुकरण जितना सूक्ष्म करेंगे, मतलब जितनी गहराई से हम उस चीज़ को, एक एक चीज़ों को देखेंगे, उतनी ही कलाएं श्रेष्ठ होंगी। तो अरस्तु का यहाँ पे सूक्ष्म से मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखना। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना। तो जितने सूक्ष्मता से हम किसी चीज़ का अनुकरण करेंगे, वही वैसी ही जो कलाएं होंगी वो बहुत उत्कृष्ट होंगी। उन्होंने सर्वोत्तम कला नाट्य कला और उसमें भी त्रासदी को माना हुआ है। तो जो अरस्तु हैं, तो जो अरस्तु के द्वारा बताई गई कला है, तो उसमें सर्वोत्तम कला वो नाट्य कला को मानते हैं। और उसमें भी किसको? त्रासदी, जो ट्रेजेडी होती है, जो घटनाएं होती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मानते हैं। माध्यम में शब्द, ध्वनि, रंग, पत्थर आदि आते हैं। इनके आधार पर कलाओं के अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे संगीत में लय, ध्वनि। अब देखिए आपका जो विषय वस्तु था पहला, वो आपको बता दिया। अब सेकंड जो था माध्यम, तो वो बता रही हूँ कि माध्यम में शब्द, ध्वनि, रंग, पत्थर आदि आते हैं। इनके आधार पर कलाओं के अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे संगीत में लय, ध्वनि, काव्य में शब्द, चित्रकला में रंग, मूर्ति कला में पत्थर माध्यम होता है। अब देखिए जो आपका पहला था विषय वस्तु, तो विषय वस्तु बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब सेकंड है माध्यम। तो माध्यम में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ध्वनि आ सकता है, रंग आ सकता है, पत्थर आ सकता है, आदि आदि चीज़ें आ सकती हैं। तो इनके आधार पर कलाओं के भेद हो सकते हैं। जैसे संगीत में क्या चीज़ माध्यम है? लय, ध्वनि, ये चीज़ें माध्यम होती हैं संगीत, जब संगीत कला आप करते हैं। फिर काव्य में शब्दों का चयन, शब्द। तो चित्रकला में रंग, है ना, रंगों का महत्व होता है चित्रकला में। वैसे ही मूर्ति कला में पत्थर माध्यम होता है। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा ही तो आप कलाओं को दिखाते हो, जो आपके अंदर होती हैं, आपके गुण होते हैं कलाओं के। तो ये सारे माध्यम हैं एक्सप्रेस करने के, जो कलाएँ होती हैं उनको। तो जो कला कई माध्यमों का एक साथ प्रयोग करे, उसे अरस्तु ही श्रेष्ठ कला मानते हैं। तो जो कलाएं क्या हैं? बहुत सारी कई माध्यमों का एक साथ प्रयोग करें, उसे ही श्रेष्ठ कला माना जाता है। तो बहुत सारे माध्यमों को लेकर जो चीज़ें की जाती हैं, उसी कलाओं को ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं अरस्तु। शैली या विधि के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण संभव है, जो बहुत प्रकार का हो सकता है। अब देखिए आपका जो विषय वस्तु था वो बताया सबसे पहले। यहाँ पे आपका विषय वस्तु मैंने बता दिया था कि विशेष वस्तु के आधार पर कलाओं को दो भागों में बांटा गया था, उपयोगी कला और ललित कला। तो ये आपको बताया था, ये सारी चीज़ें विषय वस्तु में थी। फिर देन आपका माध्यम बताया था कि क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ की माध्यम होती हैं। अब आपका जो है थर्ड जो था वो शैली था। अनुकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा था कलाओं को, तो थर्ड जो है आपका शैली है। तो शैली या विधि के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण संभव है। तो यहाँ पे कलाओं का वर्गीकरण हो सकता है, बता रहे हैं, स्टाइल को लेके, विधि को लेके, जो बहुत प्रकार का हो सकता है, जो बहुत सारे रूपों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार कला ना तो केवल यथार्थ का अनुकरण है, न भावों का इंद्रजाल है, वह तो प्रतिदिन के जीवन से उठता हुआ सार्वभौमिक सत्य है और मानव जीवन को प्रकाशमान करता हुआ नव आदर्श है। अब देखिए अरस्तु का ये कोटेशन है
कि कला जो है वो ना तो केवल यथार्थ का अनुकरण है, यथार्थ आपको बताया था रियलिज्म, या जो आपको दिखती हैं सामने चीज़ें, कला जो है उसका केवल अनुकरण नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं बस उसी को कॉपी करना है, यथार्थ को कॉपी करना है, और ना भावों का इंद्रजाल है, ना ही उसमें ये पर्टिकुलर है कि बस आपके आंतरिक भाव को ही बनाना है कलाओं में। वह तो प्रतिदिन के जीवन से उठता हुआ सार्वभौमिक सत्य है जो आपके जीवन में चलता है, जो प्रतिदिन आप देखते हैं, जो आपके यूनिवर्सल में है, जो सत्य है उसे आप बनाते हो, जो मानव जीवन को प्रकाशमान और करता हुआ नव आदर्श है। तो जो मानव जीवन को प्रकाशमान करता है, जो चीज़ें सार्वभौमिक होती हैं, जो आपके आसपास होती हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ हमें चीज़ बनानी चाहिए, आपके जो आंतरिक भाव होते हैं वो सारी चीज़ें कलाएं होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो किसी चीज़ में बंध के काम किया जाए कि जो चीज़ें दिख रही हैं बस वही बनाना है, या फिर सिर्फ भावों को ही बनाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रतिदिन जो आप करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे उठता हुआ बता रहे हैं कि वो एक सार्वभौमिक सत्य है, उसी चीज़ को मानव बनाता है जो मानव के जीवन में होता है, या फिर मानव जीवन का जो प्रकाशमान है। इस प्रकार प्लेटो के लिए अनुकरण केवल नकल या पुनरांकन है सॉरी, किंतु अरस्तु ने इसमें नया अर्थ भर दिया है इनके अनुसार। अब देखिए ये इस प्रकार प्लेटो के लिए अनुकरण केवल नकल या पुनरांकन है। तो प्लेटो के बता रहे हैं कि प्लेटो ने क्या बताया था कलाओं को, नकल या पुनरांकन मतलब फिर से किसी चीज़ को बनाना। किंतु अरस्तु क्या है, उन्होंने इसमें नया अर्थ भर दिया है, उन्होंने बिल्कुल अपना अलग जो उनके विचार हैं, जो उनके मत हैं वो उन्होंने बिल्कुल अलग दिया हुआ है, प्लेटो से हट के दिया हुआ है। तो प्लेटो ने बस अनुकरण माना था, नकल माना था, पूर्णांकन माना था, किंतु अरस्तु ने इसको एक नया अर्थ दिया, नए अर्थों से इसको भर दिया अनुकरण को। तो इनके अनुसार, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, कला का जन्म मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से होता है, अतः कला का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए कलाओं को कैसे मानते हैं, कलाओं का जन्म ये मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से, जो मानवीय प्रकृति है, जो मानव का नेचर है, या फिर जो मानव प्रकृति जो देखता है उसकी प्रवृत्ति है वहीं से निकलता है। अतः कला जीवन से घनिष्ठ संबंध है। हमारे जो जीवन में आसपास चीज़ें होती हैं या हमारे जो आंतरिक भाव होते हैं, तो वो सारी चीज़ों से, हमारे जीवन से जो रिलेटेड होती हैं, उन्हीं से जो घनिष्ठ संबंध है वो कलाओं का है। तो ये अरस्तु ने बताया हुआ है। अभी आगे आपका और अरस्तु के बारे में बताऊंगी। अगर इसमें आपको कोई भी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन जो है पॉइंट, तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें या फिर मैसेज पे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।